तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन को जो है चित्र द्वारा समझा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एक दर्पण खींचा गया है, ये जो है ये है समतल दर्पण है, यहाँ पे देख सकते हैं खींचा गया है। और जो है ये है आपतित किरण है, जो सूर्य से आ रही है किरण इस तरह से। और यहाँ पे जो है यहाँ पे ये समतल दर्पण जो है इस पे टकराती है यहाँ पे, और यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसको कहा जाता है आपतन बिंदु। और इसके बाद जो यहाँ से बिंदु से टकराने के बाद जो है ये किरण फिर लौट जाता है इस तरफ जो लौटता है इसको कहा जाता है परावर्तित किरण। और जहाँ पर ये आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराता है जो यहाँ पर एक लंब खींचा जाता है, इसको कहा जाता है अभिलंब। तो इस तरह से जान के, और ये दोनों के बीच में जो कोण बनता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, इसको कहा जाता है कोण आई कहा जाता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बनता है जिसको कोण आर कहा जाता है। और कोण आई और कोण आर जो है ये दोनों कोण जो हमेशा जो होता है ये दोनों कोण बराबर होता है एक दूसरे की। तो आपको परिभाषा किस तरह से लिखना है वो समझिए। सबसे पहले परिभाषा को आप लोगों को बता देते हैं, फिर एक बार समझा देंगे। परिभाषा आपको लिखना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको लिख देना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन दे देना है, आपको हेडिंग डाल देना है कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन हम जैसे यहाँ पे हेडिंग डाल दिए प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग डालने के बाद जो है आप ऐसे कर लेना है। इसके बाद इसका परिभाषा लिखना है। परिभाषा लिखना है कि जब कोई प्रकाश की किरण, परिभाषा इस तरह से लिखना है जैसे ये समतल दर्पण है और इधर से जो है रंगीन किया हुआ है, इधर से देखने वाला है, इस साइड से जो है देखने वाला है, इधर से रंगीन किया हुआ है। तो इसी तरह से परिभाषा इस तरह से लिखना है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आकर, जैसे इस माध्यम से आ रही है, किसी माध्यम से आकर माध्यम में रखी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो फिर से एक बार परिभाषा दोहराते हैं आप लोगों को कैसे लिखना है। तो इस तरह से लिखना है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आकर माध्यम में रखी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो जब आपतित किरण यहाँ से आता है तो ये जो समतल दर्पण है, यहाँ पे समतल दर्पण पे जो यहाँ पे टकराता है तो यहाँ पर एक बिंदु का निर्माण होता है जिसे आपतन बिंदु कहा जाता है, ये भी याद रखना है। और आपतन बिंदु पर एक लंब खींचा जाता है, इस लंब को जो है अभिलंब कहा जाता है। और ये जो आपतित किरण जो था ये आ जो रही थी सूर्य से, जैसे ये सूर्य है, यहाँ से जो ये किरण आ रही थी इसीलिए इसको आपतित किरण कहा जाता है। और यहाँ से टकराने के बाद ये जा रही है इसीलिए जो इसको परावर्तित किरण कहा जाता है, क्योंकि आपतित किरण टकराने के बाद ये परावर्तित हो गया एक माध्यम से। वही माध्यम का कहने का मतलब है कि इस यानी ये दर्पण जो है, दर्पण के इस साइड में जो है इस साइड से एक किरण आया था, इस साइड से एक किरण आया था और इसी साइड में जो है ये किरण चल गया, इसीलिए जो है इसे जो है जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में लौट गया। यह घटना जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो आपको जो है चित्र के दोबारा अगर समझाने के लिए कहेगा तो चित्र भी बना देना है इस तरह से। और यहाँ पर जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है यहाँ पे जिसको कोण आई कहा जाता है। और आप अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण बनता है जिसे कोण आर कहा जाता है। तो कोण आई और कोण आर हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये परावर्तन के नियम भी बताने वाले हैं। तो प्रकाश का परावर्तन का अगर परिभाषा लिखना है तो आप लोगों को लिखना है कि जब प्रकाश यानी कि जो है जब प्रकाश किसी माध्यम से आकर और माध्यम में रखी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की यह घटना जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन के बारे में जो है पूरा डिटेल से एक वीडियो है 5 मिनट का, वो चैनल पर अपलोड है, उसको जरूर जाके देख लीजिए। आप लोगों को इसमें बता देते हैं क्या कहाँ पे है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपतित किरण, ये जो किरण जो आ रही है ये आपतित किरण कहलाता है। और यहाँ से जो है ये दर्पण रखा रहता है, समतल दर्पण, और यहाँ से जब ये टकराता है तो यहाँ से टकराने के बाद इधर लौट जाता है, ये जो होता है ये परावर्तित किरण कहलाता है। और यहाँ पे जो आपतित किरण जहाँ पर जो टकराता है समतल दर्पण पे, यहाँ पर एक लंब खींचा जाता है, इसको अभिलंब कहा जाता है। और ये आपतित किरण और अभिलंब के एक बीच में कोण बनता है जिसे कोण आई कहा जाता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बनता है, इसको कहा जाता है कोण आर, यानी कि ये कहलाता है आपतन कोण कोण आई और ये कहलाता है परावर्तन कोण कोण आर। तो इस तरह से समझ गए। और जिस यहाँ पे जहाँ पे टकराता है यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसे आपतन बिंदु कहा जाता है।
तो यहाँ पे समझ गए, चित्र के साथ परिभाषा भी समझ गए प्रकाश का परावर्तन का, कि जब कोई वस्तु यानी जब कोई प्रकाश किसी माध्यम से आकर माध्यम में रखी वस्तु से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की यह घटना जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब प्रकाश के परावर्तन के जो है 2 नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के जो है ये 2 नियम हैं, और दोनों नियम में से क्या सब है ये आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के सबसे पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो ये जो है तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण यानी ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण तथा ये आपतन बिंदु जो होता है, यहाँ पे आपतन बिंदु होता है और इस पर खींचा गया जो है अभिलंब। अभिलंब मतलब ये अभिलंब जो है ये तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब ये दर्पण के एक ही साइड में, इसी साइड में है, इस साइड नहीं आया है, इसी दर्पण के ऊपर में ही ये तीनों है। ये जो है पहला नियम है। दूसरा नियम है कि परावर्तन कोण का मान जो है ये आपतन कोण के मान के बराबर होता है। ये परावर्तन कोण, ये जो है परावर्तन कोण R है और ये आपतन कोण I है। तो ये परावर्तन कोण और आपतन कोण ये दोनों मान जो है हमेशा बराबर होता है। अगर ये 20 डिग्री का है तो ये भी 20 डिग्री का ही होगा। तो इस तरह से दोनों नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है परावर्तन कोण का मान हमेशा आपतन कोण के मान के बराबर होता है, जिसे कोण I बराबर कोण R कहा जाता है। अब अवतल दर्पण के उपयोग जानना चाहते हैं तो ये भी बता देते हैं आप लोगों को। अवतल दर्पण का उपयोग जो है ये दाढ़ी बनाने में किया जाता है, और मोटर कार में किया जाता है, इंजन में किया जाता है, और स्टीमरों में किया जाता है, लैंप में परावर्तक के रूप में किया जाता है। इस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे दिया गया है कि ये जो है ये एक जो है यहाँ पे एक लाइन है और एक ये हम देख सकते हैं लाइन है, और ये एक माध्यम कहलाता है, और ये जो ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम। कहने का मतलब है इस लाइन के ऊपर वाली साइड में पहला माध्यम कहलाता है और इस साइड में जो है दूसरा माध्यम कहलाता है, जिसे यहाँ पर लिखा भी गया है माध्यम 1 और माध्यम 2। इसको परिभाषा किस तरह से लिखना है तो परिभाषा देख सकते हैं। तो परिभाषा इस तरह से लिखना, आपको लिख देना है प्रकाश का अपवर्तन दे करके हेडिंग डाल करके यहाँ पे लिख देना है, और उसके बाद परिभाषा इस तरह से लिखना है, जो हम बोलते हैं इसी को सेम जो है उतार देना है। तो परिभाषा आप बताते हैं, समझिए। परिभाषा लिखना है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से आकर यानी कि जो है जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की यह घटना जो है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो कहने का मतलब है जैसे ये प्रकाश का जो है एक किरण आया और यहाँ से जो है एक माध्यम से इस माध्यम से आ रहा था, और इस माध्यम में जब प्रवेश किया इसको प्रकाश को जो ये किरण सीधा आ रहा था इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे ना जा करके वो इधर मुड़ गया है। तो यही जो है घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो अब आप लोगों को बता दिए कि प्रकाश की ये किरण जो है यहाँ से आया और यहाँ से अपवर्तन होने के बाद जो है ये इधर मुड़ गया। इधर क्यों नहीं मुड़ा? तो इधर भी मुड़ सकता है। प्रकाश की किरण जो है कभी इधर मुड़ेगा कभी इधर मुड़ेगा, लेकिन ये सीधा नहीं जाएगा। क्यों, ये आप लोगों को आगे बताते हैं कि क्यों, कब इधर मुड़ता है और कब इधर मुड़ता है। तो इस तरह से आप लोगों को परिभाषा याद हो गया होगा। फिर से परिभाषा एक बार दोहरा देते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, और प्रकाश की यह घटना जो है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। चित्र में समझ जाइए। सबसे पहले ये कहलाता है आपतित किरण, जो किरण आ रही है इसीलिए जो है इसको कहा जाता है आपतित किरण। इधर से आ रही है इसीलिए कहा जाता है इसको आपतित किरण, और यहाँ से जो ये अपवर्तन हुआ इस रेखा के बाद जो है यहाँ पे अपवर्तन हुआ इसलिए इसको जो है अपवर्तित किरण कहा जाता है। और यहाँ पर जहाँ पर ये रेखा आकर के यहाँ पर टकराया, यहाँ पर एक लंब का निर्माण हुआ है, देख सकते हैं। इसी को जो है अभिलंब कहा जाता है, और इसको इस रेखा के ऊपर वाले भाग को माध्यम 1 कहा जाता है और नीचे वाले भाग को माध्यम 2 कहा जाता है। इस तरह से, और यहाँ पे देख सकते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है, इस कोण का नाम I है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बन रहा है, इस कोण का नाम जो है R है। तो कोण I और R2 कोण का भी निर्माण होता है। नेक्स्ट आगे दिखाते हैं कि कैसे जो है कब किस तरह से जो है किधर मुड़ेगा प्रकाश की किरण। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला यहाँ पे देख सकते हैं
कि दिया गया है कि जब प्रकाश की किरण जो है यहाँ पे चित्र में समझाया गया, देख सकते हैं कि ये रेखा है और यहाँ पर अभिलंब का निर्माण हुआ है। जब आपतित किरण जो है ये आ रही है और यहाँ से अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन देखो, जब यहाँ पे विरल, जब ऊपर में विरल माध्यम रहेगा और नीचे में सघन माध्यम रहेगा, ऊपर में विरल माध्यम और नीचे में सघन माध्यम रहेगा, तो ये जो अपने पथ से विचलित होकर के ऐसे न जा करके ये जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा। लेकिन जब ऊपर में सघन माध्यम होगा और नीचे में विरल माध्यम होगा तो प्रकाश जो है ये आ करके आपतित किरण जो है ये अपवर्तन के बाद जो है ये सीधा न जा करके ये अभिलंब जो है इससे दूर भाग जाएगा, यानी कि जो है इधर मुड़ जाएगा, इधर भाग जाएगा। लेकिन जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो अभिलंब के निकट आ जाएगा, यानी इधर ही आ जाएगा। तो इस तरह से समझ गए होंगे। और आप लोगों को बता दें कि इसको इस तरह से भी परिभाषा बोल सकते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। कोण आर जो होता है ये हमेशा कोण आई से बड़ा होता है। तो इस तरह से समझ गए हैं। इसके बाद जो है ये हमेशा नहीं, आप देख सकते हैं अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो कोण आर जो है ये बड़ा होगा और विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो कोण आर जो है ये छोटा होगा। तो इस तरह से प्रकाश का अपवर्तन जो है उसे कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से आकर सघन माध्यम में प्रवेश करती है, या तो इसी को ऐसे बोल सकते हैं या जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की यह घटना जो है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे चित्र के साथ समझते हैं, चलिए यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि ये एक दर्पण है, ये एक जो है दर्पण है और यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि ये यहाँ से प्रकाश आ रही है। तो प्रकाश अगर आ रही है इधर से तो प्रकाश आने के बाद जो है यहाँ पर दर्पण से टकराता है तो यहाँ पे अभिलंब का निर्माण होता है। और आने के बाद जो है ये प्रकाश को जाना चाहिए था, ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे न जा करके या तो प्रकाश ऐसे मुड़ जाएगा या तो इधर मुड़ जाएगा। वो निर्भर करता है ये अभिलंब की तरफ इधर मुड़ता, अभिलंब की तरफ मुड़ता है या अभिलंब से दूर भागता है। ये निर्भर करता है कि प्रकाश जो है ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, उस पर निर्भर करता है। लेकिन परिभाषा आपको लिखना है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की यह घटना जो है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अगर अपने चित्र के साथ पूरा डिटेल से नहीं समझे तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के जो है 2 नियम है। प्रकाश का परावर्तन का भी 2 ही नियम है, उसको नहीं देखे तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के जो है 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपतन जो है प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात जो है एक नियतांक होता है। एक नियतांक मतलब एक बराबर मान होता है, यानी कि जो है आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का मान जो अनुपात जो होता है ये एक नियतांक होता है। इसी को कहा जाता है साइन आई बटे साइन आर कहा जाता है। साइन आई बटे साइन आर कहा जाता है बराबर नियतांक, बराबर जो है नियतांक कहा जाता है, बराबर जो है नियतांक कहा जाता है। ये जो है साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, एक नियतांक। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात जो है ये एक नियतांक होता है। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है और प्रकाश के अपवर्तन की इसी दूसरा नियम को ही जो है एस्नेल का नियम कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को ही एस्नेल का नियम भी कहा जाता है, इसको भी याद रख। सबसे पहले जो है यहाँ पर चित्र के साथ भी आप लोगों को बता देंगे, लेकिन सबसे पहले इसका परिभाषा जान लीजिए। तो परिभाषा में आप लोगों को लिखना है कि सबसे पहले परिभाषा देकर के डैश देना है, जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देकर के डैश देना है। इसमें लिखना है कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और इस घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्राप्त रंगों के समूह को जो है वर्ण क्रम भी कहते हैं, यानी वर्ण क्रम कहते हैं। और अधिक तरंग देरी वाला प्रकाश जो
है अर्थात लाल रंग का विचलन कम होता है, और कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश यानी जो है अर्थात बैगनी का विचलन जो है अधिक होता है। तो इस तरह से जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का परिभाषा जान ली। सबसे पहले और एक बार जान लीजिए, परिभाषा लिख देते हैं कि जब श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है, ये प्रिज्म है, एक प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो जो वह जो है ये प्रकाश जो श्वेत प्रकाश जो है ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस तरह से 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और इसी घटना को जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है इसे कहते हैं। ये आप लोग जान लिए। आप लोगों को जो है अब चित्र में लेकर चलते हैं कि कहाँ पर क्या होता है, चित्र के साथ दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का चित्र दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है कि चित्र बनाना सीखें, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का चित्र बनाना कैसे सीखना है। तो सबसे पहले चित्र बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे जो है एक प्रिज्म बनाना है, इसे त्रिभुज बनाना है, इसी को कहा जाता है प्रिज्म। प्रिज्म बना लिए और यहाँ से एक किरण खींच लिए, जैसे कि ये श्वेत प्रकाश है, और यहाँ पर जो है टकराने के बाद जो है यहाँ पर अपवर्तन हुआ, और अपवर्तन होने के बाद जो है ये 7 रंगों में विभक्त हो गया। 1 2 3 ऐसे करके 4 5 6 7 करके विभक्त हो गया। और फिर यहाँ पर जो है देख सकते हैं यहाँ पर भी अपवर्तन हुआ इसका, और फिर यहाँ पे जो है अपवर्तन होने के बाद ये अपने पथ से विचलित हुआ और बाहर निकला। तो यह घटना जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो चित्र में देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, ये जो है ये प्रकाश जो किया है ये श्वेत प्रकाश है, यहाँ पे लिखा गया है श्वेत प्रकाश है, और ये शंकर निचरनी है यानी कहीं से आ रही है, और ये श्वेत प्रकाश जो है यहाँ पे देख सकते हैं प्रिज्म से गुजारा जा रहा है। ये एक प्रिज्म का भाग है, भुजा है, और यहाँ पे प्रिज्म से जब गुजारा जाता है तो यहाँ पर अपवर्तन जो होता है, यहाँ पर अभिलंब का निर्माण होता है, और ये अभिलंब की ओर जो है मुड़ रहा है, यानी अभिलंब की ओर जो है ये मुड़ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 रंगों में विभक्त हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से विभक्त हो रहा है। और यहाँ पर जो है विभक्त होने के बाद यहाँ पर फिर एक दरवाजा है, देख सकते हैं त्रिभुज का जो है, फिर यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है। अगर फिर यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है तो यहाँ पर जो है फिर पथ से अपना विचलित होगा, विचलित होने के बाद जो यही किरण सेम जो है 7 रंगों में फिर यहाँ पे इधर होकर के आ जाता है। तो इस तरह से आ जाता है 7 रंग, और इस तरह से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। अब आप लोगों को बताते हैं कि ऊपर में क्या होता है, नीचे में क्या होता है, कैसे याद रखना है। तो सबसे ऊपर में जो होता है ये रेड होता है यानी लाल होता है, सबसे नीचे में जो है वायलेट होता है यानी बैगनी होता है। कैसे याद रखना है, हाँ इंग्लिश में आप लोग याद रख सकते हैं नीचे से ऊपर की ओर कि VIBGYOR विबगोर, इस तरह से याद रख सकते हैं। नीचे से ऊपर की ओर जाना है, वायलेट B से वायलेट यानी बैगनी, I से इंडिगो यानी कि जामुनी, B से जो है ब्लू में नीला, G से जो है ग्रीन यानी हरा, Y से येलो मीन्स पीला, O से जो है ऑरेंज नारंगी, और R से जो है रेड यानी कि जो है लाल। इस तरह से याद रख सकते हैं, या हिंदी में अगर याद रखना चाहते हैं तो हिंदी में इस तरह से याद रख सकते हैं ऊपर से कि जो है नीचे से बेजानी ह पी नाला, बेजानी ह पी नाला, नीचे से ऊपर की ओर इस तरह से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि 7 रंग जो है रंग का नाम यहाँ पे पूरा तरीके से दिया गया है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सभी रंग जो है ये एक श्वेत प्रकाश जो होता है ये मिलकर बना होता है इन सभी रंगों से। तो श्वेत प्रकाश में ये सभी रंग उपस्थित होता है। तो आप लोगों को बता दिए कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस तरह से होता है। यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि 7 रंग जो है ये पूरी तरह से विभक्त हो रहा है, और यहाँ पर भी आपको परिभाषा भी बता दी है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि अवतल दर्पण जो है ये अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण जो है इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण की परिभाषा, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर उभरा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण प्रकाश कप अंदर की ओर यानी प्रकाश को जो है अंदर की ओर प्रतिबिंबित करता है। यही कारण है कि इसका उपयोग दाढ़ी बनाने में और टॉर्च में, सोलर कुकर में, हेडलाइट में, दांत के डॉक्टर द्वारा उपयोग में लाया जाता है। तो अवतल दर्पण किसको कहते हैं ये आप लोग जान गए और इसका उपयोग भी जान गए। तो अवतल दर्पण में जो है, अवतल दर्पण में क्या होता है, इसका परावर्तक सतह यानी देखने वाला सतह जो होता है ये अंदर की ओर उभरा रहता है, अंदर की ओर उभरा रहता है। इसमें परावर्तक सतह यानी देखने वाला सतह। और अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है, ये अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है, टॉर्च में भी किया जाता है, सोलर कुकर में भी उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, हेडलाइट में भी किया जाता है, दांत के डॉक्टर जो होता है उसमें भी किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। अब जान लेते हैं कि उत्तल दर्पण किसको कहते हैं। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा रहता है
उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण में जो होता है परावर्तक सतह यानी कि देखने वाला सतह जो होता है ये बाहर की ओर उभरा रहता है और उसे ही क्या कहा जाता है, तो उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो उत्तल दर्पण जो होता है ये प्रकाश को बाहर की ओर प्रतिबिंबित करता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग भी देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण का पहला उपयोग है कि घर के दरवाजे में किया जाता है, पीछे से आ रहे वाहनों को देखने के लिए किया जाता है गाड़ी में, और इसी दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है इन सबों में। तो उत्तल दर्पण किसको कहते हैं जान लिए कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, परावर्तक सतह जो होता है ये बाहर की ओर उभरा रहता है, लेकिन अवतल दर्पण में ये अंदर की ओर उभरा रहता है। ये जान के अब जान लेते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है। तो अंतर भी लिख चलते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड में है अवतल दर्पण और इस साइड में है उत्तल दर्पण। पहला अंतर देख सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ये भी परिभाषा लिख सकते हैं। अगला अंतर है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और अगला अंतर देख सकते हैं, दूसरा अंतर है कि अवतल दर्पण में जो होता है अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, लेकिन उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है ये धनात्मक होता है। अगला अंतर देख सकते हैं कि अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जो होता है उत्तल दर्पण में हमेशा जो होता है ये छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की परिभाषा जान गए और ये किसे कहते हैं और ये दोनों में क्या अंतर है ये भी जान गए। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से जुड़ी। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर उत्तल लेंस जो होता है ये उत्तल लेंस कहते किसको है। तो उत्तल लेंस की परिभाषा जो होता है ये उत्तल लेंस है, देख सकते हैं। और उत्तल लेंस जो ये 3 प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार का यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। और जो है उत्तल लेंस की परिभाषा जान लीजिए। तो उत्तल लेंस कहते किसको है, इसका परिभाषा ऐसे लिखना है कि ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को जो है अभिकेंद्रित कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो आप लोगों को परिभाषा में क्या बोलना है कि ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा, यानी बीच में जो देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये बीच में मोटा है, लेकिन यहाँ पर साइड में जो है ये पतला हो जाता है, यानी बीच से मोटा होता है और साइड से जो है किनारों पर पतला होता है। यहाँ पर पतला है देख सकते हैं और बीच में जो यहाँ पे मोटा है देख सकते हैं। तो बीच से मोटा तथा किनारों से पतला होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उत्तल लेंस कहा जाता है। इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पर जो है ऐसे है और यहाँ पर पतला हो गया है, यहाँ पे साइड में बीच में मोटा ही है, इसलिए जो उसको उत्तल लेंस कहा जाता है। इसमें भी वही है, इसमें भी यही है। इसी तरह से जो है उत्तल लेंस का परिभाषा देख सकते हैं। और उत्तल लेंस जो होता है ये क्या करता है, प्रकाश की किरण जो होता है इसको अभिकेंद्रित करता है, यानी अपनी ओर केंद्रित करता है, इसलिए इस लेंस को जो उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अगला इसी में देख सकते हैं कि अवतल लेंस। अब अवतल लेंस के बारे में, अवतल लेंस के भी 3 प्रकार होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है तीनों का नाम, यानी कि जो है तीनों प्रकार का चित्र दिया गया है। अब अवतल लेंस की परिभाषा लिख लीजिए। सबसे पहले अवतल लेंस देकर के दे दीजिए और इसका परिभाषा लिखिए। ऐसा लेंस जो बीच में से पतला तथा किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को जो है ये फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो अवतल लेंस की परिभाषा लिख लिए, नहीं लिखे हैं तो फिर से लिख लीजिए कि ऐसा लेंस जो बीच में से जो है ये पतला होता है, यानी जैसे देख सकते हैं ऐसे आया है, ऐसे आया है, बीच में जो होता है यहाँ पे पतला होता है, लेकिन साइड से जो है ये मोटा होता है, इसलिए जो इसको जो है ये अवतल लेंस कहलाता है। इसमें भी देख सकते हैं ऐसे हैं, लेकिन ऐसे आया, यहाँ से आया जो है यहाँ पर पतला हो गया, यहाँ पर जो है यहाँ पर मोटा है, इसलिए जो इसको अवतल लेंस कहा जाता है। इसमें भी वही है। तो ये तीनों में जो है इसी प्रकार से है कि अवतल लेंस में क्या होता है कि बीच से पतला होता है लेकिन किनारे से मोटा होता है, और उत्तल लेंस में होता है कि किनारे से पतला होता है लेकिन बीच से जो है मोटा होता है। तो इस प्रकार से होता है और इसे अवतल लेंस कहा जाता है। अब जान लेते हैं कि अवतल और उत्तल में क्या अंतर है। तो अंतर यहाँ पे देख सकते हैं, अंतर संबंधित दिया गया है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। तो उत्तल लेंस में जो था, उत्तल लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो दोनों यानी कि जो है इसे जो होता है ये दोनों किनारों की अपेक्षा ये दोनों पतला होता है, लेकिन बीच में जो होता है ये मोटा होता है, इसलिए यही कहा गया है कि उत्तल लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। और अवतल लेंस में जो है अवतल लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। अवतल लेंस में जो होता है इन दोनों किनारों से जो है ये पतला ही होता है, बीच में जो है पतला होता है, लेकिन ये दोनों किनारे पे मोटा होता है। अगला अंतर देख सकते हैं, दूसरा अंतर है कि उत्तल लेंस में उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है। तो उत्तल लेंस जो होता है ये प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। और अवतल लेंस जो है ये प्रकाश की किरणों को अपसारित
करता है, यानी कि अपसरित करता है, इसलिए जो इसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। इसके बाद जो है उत्तल लेंस में देख सकते हैं कि इसका फोकस वास्तविक होता है। ये उत्तल लेंस जो होता है इसका फोकस वास्तविक होता है, यानी वास्तव में होता है। लेकिन अवतल लेंस जो होता है इसका फोकस जो है काल्पनिक होता है, यानी कि जो हम लोग कल्पना करते हैं। तो इस तरह से जो है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर था, और इसका परिभाषा भी बताइए। सबसे पहले तो ये जानिए कि आखिर दृष्टि दोष है क्या। तो दृष्टि दोष जो है ये होता है जब किसी भी व्यक्ति को जो है कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देने लगती है, या तो दूर की वस्तु हो चाहे पास की वस्तु हो, अगर दिखाई नहीं देने लगता है तो उसमें दृष्टि दोष हो जाता है। अब दृष्टि दोष के कई प्रकार हैं, जिनमें से मुख्य रूप से जो है एक निकट दृष्टि और दूर दृष्टि को ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और यह है। तो पहला प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष। तब निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं ये जान लीजिए। सबसे पहले जब किसी भी व्यक्ति को जो है निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, तो इस प्रकार के दोष को जो है निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि निकट दृष्टि दोष क्या है, तो आप लोगों को फिर से समझा देते हैं। जब किसी भी व्यक्ति को जो है, जैसे किसी भी व्यक्ति होता है, उसको अगर पास में जितना भी आंख के नज़दीक लाते हैं, वो वस्तु अगर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर में जो वस्तु रखी रहती है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, तो उस व्यक्ति में जो है निकट दृष्टि दोष होता है। सीधा समझिए कि अगर निकट दृष्टि दोष पूछ रहा है तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, परंतु दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगी। यही है निकट दृष्टि दोष। अब जान लीजिए दूर दृष्टि दोष क्या है। तो दूर दृष्टि दोष में जो है क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष आप लोगों को जैसे बताए कि दूर दृष्टि है तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो परिभाषा है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो जब भी कोई भी व्यक्ति होता है और उसको जो है दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, दूर में जो वस्तु रखी रहती है, लेकिन अगर उसके आंख के नज़दीक ले जाया जाता है तो वो वस्तु दिखाई नहीं देने लगते हैं, यानी धुंधला दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार के दोष में जो है व्यक्ति में जो है दूरदृष्टि का दोष होता है। तो अब जान लेते हैं कि दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में क्या अंतर है। तो अंतर यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट अंतर यहाँ पे देख सकते हैं, या तो परिभाषा दे करके भी अंतर लिख सकते हैं, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इस साइड में है निकट दृष्टि दोष और इस साइड में है दूर दृष्टि दोष। यहाँ पर अंतर देख सकते हैं। पहला अंतर है कि निकट दृष्टि दोष में जो है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है, और दूर दृष्टि दोष में जो है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा अंतर है कि निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, और दूर दृष्टि दोष में है नेत्र गोलक जो है ये छोटा हो जाता है। अगला अंतर है कि निकट दृष्टि दोष में जो है इस दोष को, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से तीन अंतर भी देख लिए। अगर आप परिभाषा भी साइड में लिखते हैं, दोनों का दे देते हैं, तो वो भी अंतर हो गया। तो क्या अंतर है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में, ये समझ के, और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये भी बता दिया। तो पहले यहाँ से देख सकते हैं इस साइड में धातु जिसे मेटल कहा जाता है अंग्रेजी में, और इस साइड में है अधातु जिसे नॉन मेटल कहा जाता है। तो बीच में यहाँ पे लकीर है देख सकते हैं, और धातु और धातु में अंतर जानने वाले हैं। तो सबसे पहला अंतर है कि सभी धातुएं जो है ये चमकीले होते हैं, और दूसरा अंतर इस साइड में पहला अंतर देख सकते हैं अधातु में जो है सभी अधातु में कोई चमक नहीं होती, यानी इससे क्या कहने का मतलब है धातु जो है ये चमक देती है और अधातु में चमक नहीं होती है। दूसरा अंतर है सभी धातुएं जो है ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, और सभी अधातुएं जो है ये ऊष्मा एवं और विद्युत का जो है ये कुचालक होता है। तो कहने का मतलब है अधातु जो होता है ये कुचालक होता है विद्युत और ऊष्मा का, और धातु जो होता है ये विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। अगला अंतर देख सकते हैं, अगला अंतर है कि धातु जो है ये कठोर होती है, धातु जो है ये कठोर होती है, लेकिन अधातु जो है ये अक्सर भंगुर होता है, यानी कि जो कठोर नहीं होता है ये भंगुर होता है, और धातु कठोर होती है। अगला अंतर देख सकते हैं, अगला अंतर है कि धातु को जब हथौड़े से पीटा जाता है तो एक प्रकार का ध्वनि उत्पन्न होता है, जैसे टन टन की आवाज़ आती है, ध्वनि की आवाज़ आती है, लेकिन अधातु को जब हथौड़े से पीटा जाता है तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है, ये जो है ये टूट ही जाता है। लेकिन धातु को जब पीटा जाता है तो ये टूटता नहीं है, ये जो है टन टन की आवाज़ करती है, लेकिन अधातु जो है टन टन की आवाज़ नहीं करती है। ये विद्युत का जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि हथौड़े से पीटने पर जो है इसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अगला अंतर देख सकते हैं
कि सभी धातु जो है ये सामान्यतः विद्युत धनावेशित होती हैं। यानी धनावेशित करने का मतलब होती है कि धनात्मक होती है सभी धातु, और सभी अधातु जो है ये सामान्यतः विद्युत का ऋण आवेशित होती है, यानी कि जो है ऋणात्मक होती है। सभी कहने का मतलब है कि धातु जो है ये धनात्मक होती है और अधातु जो है ये ऋणात्मक होती है। अगला अंतर है कि धातु के क्वथनांक एवं गलनांक जो है ये उच्च होते हैं, लेकिन अधातु के गलनांक एवं क्वथनांक जो है ये निम्न होते हैं। इसे समझ के कि धातु के क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होते हैं, यानी कि जो उच्चतम होते हैं, लेकिन अधातु के गलनांक एवं क्वथनांक जो है ये कम होता है, यानी कि जो है निम्नतम होता है। अगला अंतर देख सकते हैं। अगला अंतर है कि सामान्य ताप पर धातु जो है ये ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन सामान्य ताप पर अधातु जो है ये गैस या ठोस अवस्था में पाई जाती है। कहने का मतलब है कि धातु जो है ये सामान्य ताप पर सिर्फ ठोस अवस्था में ही पाई जाती है, लेकिन अधातु जो है ये ठोस अवस्था में भी पाई जाती है सामान्य ताप पर, और गैस अवस्था में भी पाई जाती है। ये जो है अधातु ये दोनों अवस्था में पाई जाती है। अगला अंतर देख सकते हैं कि उदाहरण के लिए जैसे कि धातु के उदाहरण में जो है सोडियम आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, लोहा आ जाता है, तांबा आ जाता है, इत्यादि इत्यादि करने का मतलब और सारी चीज़ जो है ये धातु में आ जाते हैं, और सारे पदार्थ। इसी तरह अधातु में देख सकते हैं कि अधातु के उदाहरण जो है इसमें आ जाता है ऑक्सीजन आ जाता है, सल्फर आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है, इत्यादि इत्यादि करने का मतलब और सारी चीज़ें। तो इस तरह से जो है अधातु के उदाहरण में और धातु के उदाहरण में हो गया कि धातु के उदाहरण में सोडियम, पोटेशियम, लोहा, तांबा इत्यादि हैं, और अधातु के उदाहरण में जो है ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि हैं। दोस्तों ये ट्रिक के साथ कैसा लगा आप लोगों को जो है धातु और धातु में अंतर, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, आपको जो है इसी तरह के थंबनेल के साथ जो है प्रकाश का परावर्तन क्या है, और दूसरा आने वाला है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, और दृष्टि दोष क्या है, और इसके प्रकार के बारे में सारे वीडियो आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।